Good morning, everyone. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? वी वर स्टडिंग लास्ट क्लास में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स हम सबने पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन भी लिखी थी। देखिए अपनी कॉपीज में आपने लिखी है, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग आउट लोन्स, राइट? हमने बड़ी सी कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन लिखी थी। यस और नो? देखिए अपनी कॉपीज में। लास्ट जूम सेशन में वी वर स्टडिंग कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, जिसमें हमने लिखा था बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स ताकि वो दूसरों को लोन्स के फॉर्म में पैसा लेंड कर सके, राइट? यस और नो? दिस वाज स्टडीड इन द लास्ट क्लास। बहुत टाइम हो गया, इट इज बीइंग 2 weeks. यस मैम। ओके, सो टुडे वी विल कंप्लीट द टॉपिक ऑफ कमर्शियल बैंक, और फिर उसके बाद हम जो वैल्यू ऑफ मनी करके वीडियो लेक्चर्स आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कमर्शियल बैंक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। कमर्शियल बैंक इज So what is a commercial bank? It is a commercial bank is a profit making entity. Why profit making entity? Why it is a profit making entity? Because profit of commercial banks is equal to interest earned on loans minus interest paid on deposits, right? प्रॉफिट इज इक्वल टू कमर्शियल बैंक का जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? द प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज स्प्रेड। कमर्शियल बैंक्स के प्रॉफिट को हम स्प्रेड कहते हैं। एंड स्प्रेड किस तरह से कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स। नाउ कमर्शियल बैंक गिव लोन टू पीपल, तो उस लोन्स पर क्या चार्ज करती है? क्या चार्ज करती है कमर्शियल बैंक्स लोन्स पर? बोलो जल्दी से। इंटरेस्ट, यस। एंड कमर्शियल बैंक पे भी करती है इंटरेस्ट ऑन व्हाट? ऑन डिपॉजिट्स। अगर मैंने पैसे डिपॉजिट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, और इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग अकाउंट, तो आई विल गेट इंटरेस्ट। तो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करती है ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट अर्न करती है ऑन लोन्स। दोनों का डिफरेंस इज द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। दैट्स व्हाई कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी कहा जाता है, एंड द प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज स्प्रेड। इज इट क्लियर एवरीवन? So next thing about commercial bank which is important, commercial bank is a financial intermediary. Commercial bank is financial intermediary. Commercial bank is a financial intermediary. Why it is a financial intermediary? Because savings of people are deposited in banks. Savings of people are deposited in banks, and these savings are lent by banks to business sector, lent to business sector for investment. So जो savings of people है, हमारे जो savings है, we save it in banks.
बैंक्स कुछ पैसा अपने पास साइड में रखती है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स। रिमेंबर हमने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन में, जो भी पैसा बैंक को मिलता है बैंक सबका सब लोन नहीं दे देती, बैंक उसमें से कुछ अमाउंट क्या रखती है, साइड में रखती है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स, और बाकी का लेंड कर देती है टू बिजनेस सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो गैप है दैट इज द बैंक, क्योंकि बैंक ही सेविंग्स को मोबिलाइज करती है, चैनलाइज करती है, और सेविंग्स सही फॉर्म में लोगों के पास पहुंचते हैं ताकि लोग नए नए बिजनेस सेक्टर स्टार्टअप कर सके एंड लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। इसीलिए कहा गया है कि commercial banks help in capital formation. Commercial banks help in capital formation. Why capital formation? Because savings से banks इन savings को investment में convert करती है, लोगों को loans देती है ताकि लोग नए business startup कर सके, and starting up of new businesses, new factories, setting up of bridges, roads, construction, infrastructure, सब कुछ कहलाता है capital formation। जो भी असेट्स का क्रिएशन हो रहा है इकोनॉमी में इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सबके लिए लोन्स कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए कमर्शियल बैंक्स हेल्प करती हैं असेट फॉर्मेशन में। जब भी कहा गया है कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। Is it clear? Understood how commercial banks help in capital formation, everyone? I cannot hear. Is it clear how commercial banks help in capital formation? Yes or no? Yes. Okay, tell me the names of some commercial banks. Tell me the names of some commercial banks. You might be having account in banks, na? So tell me the name of the banks where you are having account. I'm not asking what balance you have, but what is where is your account? You tell me the name of some banks. BOB Bank, ICICI Bank, ICICI Bank of Baroda, Axis Bank, Punjab National Bank, Punjab National Bank, SBI, IDBI. So these are some of the HDFC, these are some of the commercial banks, right? You understand the difference between commercial bank and central bank? yes, है ना? तो commercial banks are first of all profit making entities. हमने आज पढ़ा क्यों? क्योंकि वो profit कमाती हैं. Profits is called as spread, and profit कैसे calculate होता है? Interest जो कि earn किया है loans पर minus interest जो pay किया है deposits पर. Next आते हैं, commercial bank is called as a financial intermediary. Why? Because savings of the people are channelized, are given to the business sector in the form of loans for investment. And such investment creates new businesses, creates infrastructure. That's why commercial banks help in capital formation. So when we talk about functions of commercial banks, functions of commercial bank. So when we talk about functions of commercial bank, they are divided into two types. First is banking functions. And the other one is non-banking functions. So functions of commercial banks are divided into two, banking functions and non-banking functions. जब हम बात करते हैं banking function की, banking function is again divided into two.
banking function is again divided into two, that is accepting deposits, and the second one is granting loans. Accepting deposits and granting loans. A is accepting deposits and B is granting loans. Now deposits are accepted in the form of a saving account, and also deposits are accepted in the form of current account, and deposits are accepted in the form of time deposits. Now you will tell me what is time deposits. मैंने offline में भी समझाया था. Time deposits, fixed deposit or recurring deposit जिसमें money can be withdrawn after completion of certain period of time, right? So deposits are accepted in the form of deposits accept करना यानी लोगों की savings accept करना in the form of saving account. Saving account you get interest, less interest. In current account you get no interest and no limit, no restriction on deposit and withdrawal. Current account में you get no interest. Current account is the business account. You can deposit any time, any number of times आप पैसा deposit कर सकते हो, any number of times आप पैसा withdraw कर सकते हो current account से. Saving account you get less interest, and time deposits you know that is withdrawal of money after completion of a time, like fixed deposit, FDs. Time deposits, withdrawal after completion of a certain period of time. Is it clear? Now when we talk about granting loans, so loans are granted. Granting loans. We talk about granting loans. So what kind of loans are granted by commercial bank? सबसे पहले long-term loans. मैम Yes. आपने टाइम डिपॉजिट में क्या लिखा है? नो नहीं, टाइम डिपॉजिट में ओनली आई हैव रिटन फिक्स्ड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट्स में विड्रॉवल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके. ग्रांटिंग लोन्स. तो व्हाट काइंड ऑफ लोन्स आर ग्रांटेड? सबसे पहला लॉन्ग टर्म लोन्स. long-term loans against mortgage. Long-term loans against mortgage of assets. So the first type of loans that are granted is long-term loans. Yes, we want home loan or any sort of loan for our even education loan, kind of a long-term loans, जिसमें you need to keep certain mortgage of the assets. आपको कुछ security गिरवी रखनी पड़ती है. This is long-term loans. Second type of loans that is granted is cash credit, जिसे हम CCB कहते हैं. Cash credit. Now cash credit is loan against, now this is also a loan against mortgage या फिर against security. Same one in the same thing. Mortgage बोलो या security बोलो, that is same. So cash credit is also a loan against security, but here limit of loan is fixed. Limit of loan is fixed.
and interest is charged on amount withdrawn. कैश क्रेडिट इज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी. बट देखिए अब समझते हैं क्या होता है कैश क्रेडिट. मान लीजिए आई हैव अ कैश क्रेडिट अकाउंट इन सर्टेन बैंक, 1,50,000 रुपीज का कैश क्रेडिट अकाउंट है. मेरी सीसी है 1,50,000 की किसी बैंक में. तो इसका मतलब ये है कि कैश क्रेडिट अकाउंट या कैश क्रेडिट टाइप ऑफ लोन लेने के लिए आई नीड टू गिव सर्टेन सिक्योरिटी. मैंने कुछ सिक्योरिटी रख रखी है, मैंने अपने किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख दिए हैं. अब 1,50,000 का अगर अकाउंट की लिमिट है, दैट मीन्स आई कैन टेक मैक्सिमम लोन ऑफ रुपीज 1,50,000. मैं 1,50,000 से कम रुपए भी लोन पे ले सकती हूँ. अगर मैंने 1,50,000 से कम का लोन लिया है तो इंटरेस्ट सिर्फ उतने ही अमाउंट पर लगेगा. प्लीज म्यूट हो जाइए. इंटरेस्ट सिर्फ उतने ही अमाउंट पर लगेगा जितना अमाउंट विड्रॉ किया है. So if I was having a CC of rupees 1,50,000 with the Bank of Baroda, so what is happening? अगर मैंने withdraw सिर्फ 70,000 किया है तो my interest will be charged for 70,000 rupees only. Understood? Cash credit is also a loan, but इसमें लोन की लिमिट फिक्स है. आप 1,50,000 तक का लोन ले सकते हो. जितने का लोन लोगे उतने का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. Is it clear? Understood, everyone? So long term loan is like loan taken for 5 lakh, 6 lakh, 10 lakh, 12 lakh, 50 lakhs rupees का लोन लिया है. आपका कुछ फिक्स पीरियड है, उसमें आपको रीपे करना है and you have kept certain mortgage. But cash credit is not like a normal loan. Under cash credit account there is a limit fixed and limit कोई बहुत बड़ी नहीं होती. Limit is generally small amount. 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कैश क्रेडिट अकाउंट है. यू हैव केप्ट द सिक्योरिटी. अब 10 लाख में से आप जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हो. जितना विड्रॉ करोगे फॉर लोन उतना ही इंटरेस्ट भरना पड़ता है. नेक्स्ट, द थर्ड टाइप ऑफ granting loan facility is bank overdraft. This you all know. Bank OD or bank overdraft. Under bank overdraft, amount is withdrawn. Amount withdrawn is more than the money present in current account. Amount withdrawn is more than the money present in your current account. यानी करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में मान लीजिए 50,000 रुपीज प्रेजेंट थे, बट यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 60,000 रुपीज. तो जो 10,000 एक्स्ट्रा आपको चाहिए पेमेंट करने के लिए बैंक आपको दे देगी. और बैंक उसे क्या टर्म देती है? बैंक ओवरड्राफ्ट. जब आप अपने करंट अकाउंट से पैसा ज्यादा निकालते हो, करंट अकाउंट में जितना पड़ा है उससे ज्यादा पैसा निकालते हो फॉर मेकिंग पेमेंट्स, तो दैट एक्सेस अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है दैट इज कंसीडर्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट. Is it clear? Understood, everyone? What is bank overdraft? And one more facility that banks provide us for in the form of loans is discounting of bills. Discounting of bills. Discounting of bills. So what is the meaning of discounting of bills? समझते हैं.
You have a bill receivable. बिल रिसीवेबल मतलब वो बिल जिसपे आपको पैसे बोल दो जल्दी से, वो बिल जिसपे आपको पैसे मिलने वाले हैं, पर मिलेंगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्टेन मंथ्स। 3 मंथ्स जनरली होता है मैच्योरिटी। जब भी बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट होगी, मैच्योरिटी डेट होगी, यू विल गेट मनी एट दैट टाइम। पर अगर आपको बिल रिसीवेबल का मनी अभी चाहिए तो आप क्या करेंगे? यू विल गो टू योर बैंक विल डिडक्ट सर्टेन चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस जिसे कहते हैं, एंड बैंक विल पे यू द अमाउंट ऑफ बिल राइट नाउ। समझ में आया? once again see, discounting of bills मतलब bill receivable, you are about to receive the money after 2 months or 3 months, but if you want the money right now, what you will do? You will take the bill to your बैंक bank will deduct what? Bank will deduct डिस्काउंट चार्जेस and pay you Discount the bill charges. receivable and pay you the bill receivable amount right now. now. Clear? लिख लीजिए। after deducting discount charges, bank make the payment of bills receivable immediately. After deducting discount charges, बैंक immediately पे कर देती है bill receivable का amount. इसे कहते हैं discounting of bills. Is it clear? तो हमने पढ़ा बैंकिंग फंक्शंस में 2 आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड दूसरा आता है ग्रांटिंग लोन्स। So banking function में first comes accepting deposits and then granting loans. Different types of deposits पढ़े, different types of loans पढ़े. Now we are going to talk about non-banking functions. The second function of the bank is non-banking function. Now, when we talk about non-banking function, बैंक का काम सिर्फ डिपॉजिट लेना और लोन्स देना ही नहीं है, बैंक और भी दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसमें नॉन बैंकिंग फंक्शंस में पहला आता है एजेंसी फंक्शन। And the second one is general utility function. Agency function and general utility function. Yes, so agency function, when we talk about agency function, means banks act as our agent. बैंक हमारे एजेंट की तरह काम करती है। Agency function means banks act as our agent for, first point, making payment of our insurance, bills,
making payment of our insurance, bills, loan installments, etc. Making payment of our insurance, bills, loan installments, etc. यानी अगर मैंने अपनी बैंक को ऑथराइज कर रखा है, मैंने HDFC को ऑथराइज कर रखा है कि हर महीने की पहली तारीख को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पे कर देना, यानी खुद ब खुद मेरे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा एवरी मंथ, मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बैंक्स मेरे बिहाफ पर एज माय एजेंट, बैंक मेरे अकाउंट से हर महीने मेरे बिल्स का पेमेंट भी कर सकती है अगर मैंने बैंक को ऑथराइज कर रखा है। तो हर महीने मेरी लोन इंस्टॉलमेंट खुद ब खुद डिडक्ट हो जाती है, बैंक पे कर देती है। तो जब बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट्स करती है तो इट इज कॉल्ड एज एजेंसी फंक्शन। बैंक हमारी एजेंट है, बैंक खुद ब खुद हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करवा देती है, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो बैंक हमारी एजेंट किस तरह से होती है? बैंक्स एक्ट एज ट्रस्टी एंड executor of clients will. Bank act as trustee and executor of clients will. अगर किसी व्यक्ति ने अपनी विल बना रखी है, अपनी वसीयत बना रखी है और वो चाहता है कि बैंक उसका केयर टेकर करे, तो वो अपनी वसीयत बैंक को दे सकता है। उसके मरने के बाद बैंक खुद उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग्स करवाएगी। किसको कितना शेयर, किस बेटे को कितना शेयर जाना चाहिए, वो सब बैंक का काम होगा पर्सन के मरने के बाद। तो कोई भी पर्सन अपनी वसीयत, अपनी विल को बैंक के पास रखवा सकता है। बैंक उसके एजेंट की तरह उसे संभाल कर रखेगी उस विल को, और उस विल को एग्जीक्यूट कराएगी उसके मरने के बाद। इस तरह से बैंक हमारा एजेंट की तरह काम करता है। बैंक हमारे बिहाफ पे हमारे पेमेंट्स करता है, बदले में ऑब्वियसली दे विल चार्ज सम सर्विस चार्जेस। ऑल्सो बैंक हमारा ट्रस्टी की तरह भी काम करता है कि किसी भी पर्सन की विल को प्रोटेक्ट करना और उसके मरने के बाद उसे एग्जीक्यूट करवाना। So this was the agency functions of bank. Now we will talk about general utility function, जो कि नॉन बैंकिंग का सेकेंड पार्ट है। जनरल यूटिलिटी फंक्शन। So when we talk about general utility function, these are the general functions. Now what are the general functions? First, locker facility. Yes, banks give us lockers where we can keep our valuable things. हम अपने valuable papers या valuable ornaments, जो भी चीजें हैं, we can keep in the locker facility by the bank. Second, bank provide letter of credit. Bank provide letter of credit, which is very helpful, which is helpful for people going abroad, also, which is very helpful for people who are going abroad, also helpful for people engaged in import-export business. Import-export business. Yes. तो समझते हैं, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब अगर आप कहीं पेमेंट नहीं कर पाए
तो आपकी बैंक गारंटी देती है कि हम पेमेंट करेंगे। बैंक ये लेटर ऑफ क्रेडिट तभी प्रोवाइड करती है जब आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होता है। तो बैंक आपके बिहाफ पर गारंटी देती है आपके लिए कि हाँ ये बंदा का दिवालिया नहीं निकलेगा, ये बंदा बैड डेब्ट में नहीं जाएगा, ये बंदा इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगा। इसके लिए बैंक आपकी गारंटी देती है, यानी बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बिकम इंसॉल्वेंट इन नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में ये इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत जरूरी होता है उन लोगों के लिए जो लोग अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी लेटर ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उस फॉरेनर को यकीन तो आना चाहिए कि ये आदमी भाग नहीं जाएगा पैसे लेके, ये आदमी इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगा। बैंक गारंटी देती है कि आप कुछ समय तक इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले हैं, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में। दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑल्सो थर्ड, बैंक help in transferring money, help in transferring money, बैंक हेल्प करती है मनी ट्रांसफर करने में बाय बैंक ड्राफ्ट्स। यू ऑल नो बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाते हैं जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में पेमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं बैंक ड्राफ्ट्स। एंड ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक। तो अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है, बैंक आपको ट्रैवलर्स चेक देती है, आप चेक काटिए और पेमेंट खुद ब खुद आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा। दिस इज ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक मीन्स इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, नो नीड टू कैरी करेंसी, करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट साइन ऑन द चेक, चेक दे सकते हो किसी को और बैंक अकाउंट से खुद ब खुद मनी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से बैंक पैसे ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट फंक्शन, बैंक एक्ट एज underwriter, underwriter, bank act as underwriter. Now what is underwriter? समझते हैं। देखिए हमें पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, राइट। 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। पर अगर मार्केट में कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे हैं तो कंपनी बैंक को अंडरराइटर की तरह अपॉइंट कर देगी और बैंक कंपनी के लिए लमसम अमाउंट में शेयर्स खरीद लेगी। This is the work of underwriter. What underwriter does? Underwriter लमसम अमाउंट में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि एटलीस्ट 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए शेयर्स का। पर अगर शेयर्स नहीं बिक रहे हैं तो बैंक कंपनी बैंक के पास जाएगी मदद के लिए। बैंक के पास बहुत पैसा है, लोगों के सेविंग्स हैं बैंक के पास, तो बैंक अंडरराइटर की तरह एक्ट करके लमसम शेयर्स कंपनी के खरीद सकती है ताकि 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी के लिए पूरा हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग। तो बैंक अंडरराइटर की तरह भी एक्ट करती है। दैट मीन्स परचेज lump sum shares for any company. Underwriter मतलब the one who purchases lump sum shares for any company.
Is it clear? One more thing we can write, last function, fifth, bank advise people on the financial matters. बैंक advise भी करती है लोगों को. बैंक advise people on financial matters. And we know one more thing, bank also help in credit creation. Bank also help in credit creation. Now, how credit creation, वो हम process पूरा पढ़ चुके हैं. डिपॉजिटिंग, पहला डिपॉजिट हो गया, कुछ अलग कर दिया पैसा, लोगों को लोन बांट दिया, लोन बांट दिया तो वो फिर पैसा बैंक में आया, फिर उसका कुछ अलग रखा, फिर लोन दिया. तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. तो बैंक आल्सो हेल्प इन क्रेडिट क्रिएशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. आज हमने पढ़े अलग अलग कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस. Any doubt to anyone in any of the function? देख लीजिए. बैंकिंग, नॉन बैंकिंग. बैंकिंग में आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स. नॉन बैंकिंग फंक्शन में एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन. किसी टर्म का मीनिंग इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन प्लीज आस्क. एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. No doubt? No doubts? No, ma'am. Okay, so here we complete the topic of commercial bank. पूरा commercial bank का topic हम complete करते हैं. Commercial bank का topic start होता है from credit creation process से लेकर functions तक. Is it clear? Understood everyone? चलिए, एक आप सभी लोगों ने वैल्यू ऑफ मनी का वीडियो देखा है? यस मैम. बेसिक जनरल आइडिया दे देती हूँ. जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज देखिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द फुल टॉपिक हियर. मैं पूरा टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. मैं सिर्फ, प्लीज म्यूट हो जाइए, इसकी यहाँ भी आवाज है. जो मेन टॉपिक, जो मेन पॉइंट्स है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जिसका एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. देखिए, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ मनी, यानी दो चीजें आती हैं वैल्यू से. मतलब अगर हम निकालें तो पहला मतलब होता है वैल्यू का यूजफुलनेस. द फर्स्ट मीनिंग ऑफ वैल्यू इज यूजफुलनेस. अगर आप वीडियो देखेंगे तो यूजफुलनेस, किसी भी चीज की अगर यूजफुलनेस है यानी उसकी वैल्यू है. अब हमें पता है मनी की बहुत सारे यूजफुलनेस है, बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस हैं. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. जितने भी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं पैसे के, करेंसी के. तो हम कह सकते हैं कि मनी की वैल्यू है, वैल्यू इन यूज है. सेकेंड चीज, अगर हम वैल्यू की बात करें तो आता है वैल्यू इन एक्सचेंज. दो चीजें होती हैं, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज मींस यूजफुलनेस ऑफ समथिंग. किसी की यूजफुलनेस होना, किसी की जरूरत होना इज वैल्यू इन यूज. वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है कि उसे देकर, मनी को देकर एक्सचेंज में क्या मिलेगा. दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब परचेसिंग पावर ऑफ मनी. सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो मनी के बदले में व्हाट यू कैन गेट, What is the exchange value of money? बदले में 50 रुपए देकर बदले में क्या मिलेगा? That is value in exchange of money.
₹1 देकर क्या मिलेगा? दैट इज वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ मनी. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? वैल्यू इन एक्सचेंज, एक्सचेंज करने पर, करेंसी देने पर, इन एक्सचेंज बदले में what you're going to get is value in exchange. Now value in exchange is equal to 1 upon price level. Very, very important. Value of money, we write it as value of money, VM, is equal to 1 upon price level. See, पहले होता था क्या? 50 रुपीज अगर आपको किसी ने दिए हैं, आपकी नानी दादी ने 50 रुपीज दिए हैं, यू वुड बी हैप्पी बिकॉज 50 रुपीज में यू कुड बाय सो मेनी थिंग्स. तो जब प्राइस लेवल इज लेस, वैल्यू ऑफ मनी इज मोर. जब प्राइसेस कम है चीजों की, तो मनी की वैल्यू इज मोर, क्योंकि सेम 50 रुपीज कैन बाय यू सो मेनी गुड्स. बट आज जब आपको कोई 50 रुपए देता है, एनवेलप में कोई देता है क्या 50 रुपए? क्यों नहीं देता? क्योंकि प्राइस लेवल इज वेरी हाई एंड सेम 50 रुपीज कैन नॉट बाय यू एनीथिंग. आज उस 50 रुपए में कुछ भी ज्यादा नहीं आता. तो पहले 50 रुपीज वॉज हैविंग मोर वैल्यू, यानी मनी की वैल्यू, 50 रुपीज की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? कंट्री में प्राइस लेवल पर डिपेंड करेगी. इकोनॉमी में पैसे का मोल किस पर डिपेंड करता है? प्राइस लेवल पर. अगर प्राइस लेवल कम है यानी चीजें सस्ती हैं, तो 50 रुपीज में आप बहुत सारी चीजें खरीद लेंगे, यानी 50 रुपीज वॉज हैविंग लॉट ऑफ वैल्यू. वैल्यू ऑफ मनी वॉज मोर. बट टुडे प्राइसेस आर सो हाई. भाई आधा किलो सब्जी भी नहीं मिलती. तो प्राइस लेवल इज वेरी हाई, तो वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी लेस. Understood the concept? So value of money and price level are inversely related. Clear? Now you need to know, for knowing the value of money, आपको price level पता होना चाहिए, and price level is calculated by the statistical tool that is called as index numbers. Is it clear? प्राइस लेवल कैलकुलेट करना है तो आपको एक स्टैटिस्टिकल टूल यूज करना पड़ेगा, that is called as index number. Now what is index numbers? Index numbers means average prices of commodities. Average prices of commodities in base year and average price of commodities in current year. यानी आप कैलकुलेट करेंगे प्राइस लेवल बेस ईयर में क्या था और प्राइस लेवल करंट ईयर में क्या है. दोनों के कंपैरिजन को कहलाता है इंडेक्स नंबर्स. Once again, what is index number? A statistical measure which helps you to calculate price level. जो आपको चेंज बताता है कि बेस ईयर में प्राइसेस क्या थी और करंट ईयर में प्राइसेस क्या है. दोनों का कंपैरिजन इज इंडेक्स नंबर्स. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Understood? What is index number? Index number helps you to know prices in base year compared with prices in which year? Which year? Current year. Yes. Yes. So this is change in price level निकालने के लिए, ताकि हमें पता पड़े वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही है कि कम हुई है, हमें इंडेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ती है. अब इंडेक्स नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चूज करना है बेस ईयर. प्लीज म्यूट हो जाइए जिसके अभी आवाज है.
हमें चूज करना है बेस ईयर कौन सा होगा, हमें चूज करना है कमोडिटीज कौन सी लेनी है, हमें चूज करना है कि अरिथमेटिक मीन निकालना है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. दिस वाज डिस्कस्ड इन दी वीडियो लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ मनी पार्ट 2 में सारी मीनिंग और डिफिकल्टीज बताई गई हैं जो कि जरूरी है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. साथ ही साथ जो फॉर्मूला एमसीक्यू में आ सकता है दैट इज सिंपल इंडेक्स नंबर्स किस तरह से निकालते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स, यानी वेटेड इंडेक्स नंबर्स. नाउ व्हाट इज वेटेड इंडेक्स नंबर्स? जब आप कमोडिटीज को उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट देते हैं. किसी के लिए सब्जियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अनाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. तो जब आप प्राइसेस का एवरेज निकालते हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा, यू गो फॉर वेटेड मीन, वेटेड एवरेज. व्हाई वेटेड एवरेज? बिकॉज आप चीजों को इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट देते हैं. So both the formulas, both the concepts are cleared in the video lecture. जिन्होंने नहीं देखा है kindly see it. देखने के बाद अगर किसी को डाउट है तो you can ask any doubt in the topic, because जो video lecture में see I will not be able to discuss it again. किसी को कोई डाउट वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट में तो पूछ सकता है. And if you have not seen, please see the video thoroughly. Any doubt? I'm still asking. किसी को doubt है? You take your time and you can ask. और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती because I will not be repeating the topic again. उसके बाद now coming Thursday you will have your first lecture of ESBM. You will have your first lecture of ESBM video lecture. आप Thursday का टाइम टेबल देखेंगे तो वीडियो लेक्चर 1 फॉर entrepreneurship, subject is entrepreneurship. उसके लिए फर्स्ट वीडियो लेक्चर इज देयर, सो प्लीज सी इट, क्योंकि वास्ट सिलेबस टू कवर, इसमें भी 2 यूनिट्स और ESBM के भी 2 यूनिट्स हैं. तो वेरी शॉर्ट वीडियो में देखकर नोट्स बनाते जाइए. और अगर नोट्स नहीं बनाना है तो आई थिंक यू विल गेट द पैम्पलेट टिल दैट टाइम. तो पैम्पलेट में आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू राइट सो लॉन्ग. चलिए, सो नेक्स्ट वीक आई विल बी कमिंग विद न्यू टॉपिक. एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क. Okay, then bye bye. Take care. Bye, ma'am. Stay home, stay safe. Yeah, bye bye.